मित्रों, नमस्कार। हम लोग कहानी पर बातचीत करते रहे हैं और हमने पहले भी बहुत सारी कहानी अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से कहानियाँ सुनने के बाद और उसकी जो व्याख्या विश्लेषण किया है उससे लाभ होगा। आज हम बातचीत करेंगे महत्वपूर्ण कथाकार, उपन्यासकार सत्यनारायण पटेल की कहानी पनही पर। सत्यनारायण पटेल जाने माने कथाकार हैं। हो सकता है कि आलोचना की दुनिया में, एकेडमिक दुनिया की खेमेबाजी के कारण उनकी कहानियों पर चर्चा न हुई हो, लेकिन आप जब उनकी कहानियों से गुजरेंगे तो ग्रामीण समाज की जो तमाम विडंबनाएं हैं उनको सत्यनारायण जी अपनी लोक भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। सत्यनारायण पटेल एक कहानीकार हैं। एक सत्यनारायण जी हैं जो कि वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, जोधपुर में रहते हैं, रिटायर्ड हैं और कथादेश में यायावर की डायरी नाम से लिखते हैं। आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं। और सत्यनारायण जी की कविताएं हैं, कहानियां लिखते हैं और अपनी दुनिया में मस्त मगन रहने वाले इंसान हैं। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सत्यनारायण पटेल की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अभी रहते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं और कहानियां लगातार लिखते रहे हैं। भेम का भेरू मांगे कुलाड़ी ईमान जैसा उनका पहला कहानी संग्रह आया था और उस समय मैं वर्धा में पढ़ रहा था और वो वर्धा आए थे किसी प्रोग्राम में और वो कहानी संग्रह लेके आए थे। तभी से मेरा उनसे परिचय हुआ और मैं उनकी कहानियां पढ़ता रहा। शायद मैंने उनकी कहानी पर की समीक्षा लिखी थी, मुझे ध्यान नहीं है, और अगर नहीं लिखी होगी तो उसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि उन्होंने वो पुस्तक दी थी मुझे। और हमारा जो मित्र अरुणेश शुक्ला उस समय वही था, हम लोग साथ ही पढ़ते थे, तो उसकी मार्फत मुझे मिली थी। और किस तरह से सत्यनारायण आज तो उनके 3-4 कहानी संग्रह आ चुके हैं। उपन्यास उनका गांव भीतर गांव, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस तरह से एक लेखक का जो परिचय होता है बड़ी सरल और सिंपल होता है। और सत्यनारायण भी सादा जीवन उच्च विचार की बात करने वाले लेखक हैं। उनका जीवन भी उतना ही सिंपल है। और कहते हैं कि इस प्रकार के जो तमाम लोग आजकल पुरस्कारों के लिए, नाम के लिए, आलोचना के लिए, अपनी किताब पर प्रोग्राम के लिए भटकते रहते हैं, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने हाल में मस्त रहने वाले लेखक हैं। और लेखक को मुझे लगता है कि ऐसा ही सरल सहज होना चाहिए। उनकी जो कहानी है पनही, उस पर हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो ग्रामीण जीवन की जो विडंबनाएं हैं, इसकी हम बात बार बार करते हैं। जाति प्रथा, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की हम बात करते हैं, और बार बार फिर हमारा ध्यान जाता है डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाता है, उनके जीवन के पास जाता है। हम उस कहानी के माध्यम से उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। और आज 6 फरवरी है, सत्यनारायण का जन्मदिन भी है आज। सत्यनारायण पटेल को बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन। और उनकी ये कहानी पढ़ते हुए हमें और भी खुशी होगी हमें, और आप भी इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ग्रामीण जीवन की जो पृष्ठभूमि है उसमें बार बार कहते हैं ना कि हमारे शायरों ने भी गांव का बहुत अच्छा चित्रण किया है, लेकिन उनकी कल्पना में जो गांव है वो अलग तरह का गांव है। और ग्रामीण जीवन को समझने के लिए उन सारी चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम उनको समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें समझना भी हमारे लिए आसान हो जाए। तो विद्यार्थियों, मित्रों, हम शुरू करते हैं पनही कहानी का पाठ और हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहानीकार क्या कहना चाहता है। 4-5 दिन से भिड़कर पूरन ने एक जोड़ी पनही तैयार की थी। उसके बाप दादा भी पटेलों के लिए पनही और पटलनों के लिए बाणा गढ़ते गढ़ते ही मरे खपे थे। मैंने कहा ना कि उनका पुश्तैनी काम था चमड़े की जूतियां बनाना, जिसको पनही बोलते हैं लोक भाषा में। जूता जूता शू, तो कहते हैं ना कि रेगजिन का जूता, चमड़े का जूता, है ना। तो चमड़े की जूतियां बनाते थे वो लोग और उनका पुश्तैनी काम था। और पटेल को या जो जो गांव के जो गणमान्य लोग थे, सम्मानित लोग थे, या जो डोमिनेंट लोग थे, उनके लिए मुफ्त में सेवा करना सारा काम था उनका। तो ये सदियों से चला आ रहा था, तो वो भी कर रहा था। और ये कहानी जिस समय लिखी जा रही है, समझ लीजिए कि देश आज़ाद हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है, नियम कानून आ गया। फिर भी जो बात डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे कि गांव नरक है, तो नरक किस रूप में है और जाति व्यवस्था किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करती है और मनुष्य के बीच एक भेदभाव पैदा करती है, उसको कहानीकार किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है। ये पूरन का खानदानी काम था। पनही में एक एक टाका
बहुत मन से टाँकने के बाद पूरन उन्हें चमकाने में जुट गया था। पूरन की बाखल में पन्ही व बाणा और लोग भी गढ़ते थे। बाखल मतलब होता है जो उनका रहने का एरिया इलाका है, जिसको बस्ती बस्ती बोल सकते हैं, बस्ती। लेकिन पूरन के हाथों के हुनर की बात ही कुछ अलग ही थी। मतलब बहुत सारी चीजें बाजार में मिलती है ना, जैसे होता है ना कि किसी दुकान की मिठाई बहुत फेमस है, किसी का कहीं कुछ फेमस है तो हम लेके आते हैं। उसी प्रकार से पूरन के हाथ की जूतियां बहुत फेमस थी भाई, पन्ही। गांव वाले कहते थे पन्ही ढोर की खाल से नहीं बल्कि हृदय की खाल से घड़ता है। ढोर यानी पशु जो होता है ना, क्योंकि पशु के चमड़े, मरे हुए पशु के चमड़े से ही वो लोग जूतियां बनाते थे। तो लोग कहते थे कि नहीं, ये तो अपने दिल की खाल, मतलब अपने दिल से चीज को बना रहा है। तो एक तरह से उसका जो काम था बहुत ही लोकप्रिय था, जनप्रिय था और सबको पसंद था। खासकर गांव के खास पटेल यानी मुखिया के पैरों को केवल पूरन के हाथों गड़ी पन्ही ही जचती। किसी और के हाथों गड़ी पन्ही पटेल को हड़की टेकड़ी यानी जो पागल कुतिया होती है उसकी तरह लगती थी। सी दूर से ही भमोड़ने यानी काटने लगती थी। पूरन के बाखल वाले भी पूरन जैसी पहनी गढ़ने की कोशिश करते, पूरन से पूछते और उसकी पुरानी डिजाइन भी देखा देखी करते थे, गढ़ते भी, लेकिन वे उसके काम के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। पूरन की पन्ही तारों भरे आसमान में शुक्र की तरह क्षण में चीनी जा सकती थी। मतलब हजारों अगर जूतियां हो, उसमें भी अगर उसकी जूती की पहचान करनी हो तो कोई भी उसकी जूती की पहचान कर सकता था। ये उसकी कला का हुनर था। उस दिन भी उसने पटेल के लिए नई डिजाइन की पहनी गढ़ी थी। देने जाने से पहले उन्हें चमका रहा था। पटेल शौकीन मिजाज था। मतलब पटेल को भी नई नई चीजों का शौक था। वो भी मतलब उस एक ही ढर्रे पर चलने वाला आदमी नहीं था। उसे एक सरी का स्वाद लगातार नहीं भाता। जायका बदलते रहना पटेल के स्वभाव का हिस्सा था। वह खान पान, रहन सहन के तौर तरीके ही नहीं बल्कि खेती बाड़ी में फसलों की किस्में उपजाने का ढंग, गाय बैल व भैंस तक की नस्लें बदल बदल कर खरीदता बेचता। उसे नई नई व खूबसूरत चीजें भाती। उसे चीजों की परख भी थी। पूरन यह सब जानता था, इसलिए जब भी पनी की नई जोड़ी गढ़ता बिल्कुल नई किस्म की ही गढ़ता। सवेरे से काम में भिड़े पूरन ने गर्दन तक ऊंची नहीं की थी। मतलब सुबह से काम लगातार कर रहा था वो। एक जगह बैठे बैठे कूल्हे जलने लगे थे। जब बीड़ी की तलब बेकाबू हो गई तो उसने कान के पीछे खोसा, बीड़ी का अद्धा निकाला, अद्धे का मुंह हल्के से दबाया, फूंका और होठों के नीचे रखने से पहले अपनी बेरों पत्नी पिराक से बस्ती यानी चिंगारी मांगी, आग मांगता है, चूल्हे की आग मांगता है वो। पिराक चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। उसने बगैर कुछ बोले अगुन में धरी एक पतली लकड़ी से चूल्हे के भीतर से चिंगारी खींची और हाथ में पकड़कर पूरन की ओर उछाल, झट से उंगलियां पानी में डुबोई और फिर से रोटी पलटने लगी। पिराक आखिरी रोटी सेकने के बाद टापरे के बाहर शेरी में जाकर एक टूटा टोपला नरेटी की रस्सी से बांधकर ठीक करने लगी। पूरन बीड़ी पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। पहले पूरन अपने लिए बढ़िया पन्ही गढ़ता और पहनना चाहता था। उसने अपने ब्याह की बखत एक जोड़ी पहनी अपने लिए गढ़ी भी थी, जिसे कभी कभार परगांव या हाट बाजार जाते वक्त गांव से बाहर आड़े चुपके पहनता और गांव की सीमा लगते ही उतार कर थैली में रख लेता। देखिए, जब कभी उसका ब्याह हुआ था उसमें उसने वो सुंदर जूतियां बनाई थी। लेकिन उसको पहनता नहीं था क्योंकि वो दलित था। मैंने कहा नहीं कि मोची का काम कौन करता है, एक खास वर्ग के लोग करते हैं, आपको पता ही है। करते थे या करते हैं, जिसको दलित कहते हैं, चमार कह सकते हैं। चमार जाति ये काम क्या करती थी, ठीक है। तो इसलिए उसको समाज में, यानी कि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके सामने उसको जूती पहनने का अधिकार नहीं था। वो लोग उसको अपना अपमान समझते थे। मतलब देखिए कि हमारा जो सिस्टम बना था, उस सिस्टम की जो पूरी संरचना है उसको किस तरह से डिजाइन किया गया था कि आप अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा खाना, अच्छा घर बार कुछ नहीं हो सकता, आप हमसे नीचे है इसलिए आपको सब घटिया पहनना है। बस यही तो गणित है। इसी गणित को समझने की तो आवश्यकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे हो रहा है समाज में, विभाजन कहाँ पे हो रहा है, कास्टिज्म कहाँ कहाँ पर वर्क कर रहा है, और देन हाउ टू डिस्ट्रॉय द इंडियन सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So Dr. Ambedkar raising this question very very smooth way and asking the Hindu religions, what is the problem is going on inside this traditions, and how to
शॉर्ट आउट द इशू। और आपको पता ही है कि 1956 में उन्होंने बाद में हिंदू धर्म छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पैदा भले ही हिंदू धर्म में हो गया हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे मनुष्य तक का सम्मान नहीं दिया। आपको पता ही है डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब खुद महार जाति के थे, और मध्य प्रदेश में भी उनका भी जन्म हुआ था, महू में, बहुत फेमस जगह है। बाद में वो पढ़े लिखे सब कुछ किया, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, और आपको पता ही है हिंदुस्तान का संविधान उन्होंने लिखा, और इस बीमारी का हमेशा के लिए निजात करने का उन्होंने प्रयास किया। और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता, उनकी जिंदगी में परिवर्तन करना मेरा काम है, और मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूंगा, और आखिरी दम तक करता रहूंगा, ताकि वो एक मनुष्य के रूप में एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके इस धरती पर, जो कि उनका हक है। और वो किसी के खिलाफ कोई घृणा नहीं पाल रहे थे। उससे ऐसा नहीं था कि वो हिंदुओं से या सवर्ण लोगों के प्रति उनके मन में नफरत थी, ऐसी बात नहीं थी। बस वो कहते थे कि इक्वलिटी की बात कर रहे थे वो। लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब के प्रति लोग न जाने क्यों इतनी घृणा करते हैं उनसे, जबकि उन्होंने तो ह्यूमन बींग के ग्राउंड पर सबको इक्वलिटी की बात की थी, और वो हर मनुष्य का अधिकार है इस धरती पर। इसने पढ़नी पढ़ने की हरकत हर हसरत भी पूरी हो जाती, और गांव के पटेलों के सामने नीची जाति के लोगों का पानी नहीं पहनने के रिवाज का मान भी रह जाता। मैंने कहा ना, रिवाज था ना वो, कि आप नहीं पहन सकते भाई बड़े लोगों के सामने। अबे रिवाज किसने बनाया, क्यों बनाया, दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन अब तो बहुत कुछ चीजें बदल गई, समाज बदल गया है। 40 साल पहले की बात अलग थी, आज 2025 में सोसाइटी बहुत बदली है, और ये बदलना बहुत जरूरी है। और इसमें किसने एफोर्ट किया आपको पता ही है, उस बात को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पूरन फिराक को पीहर ले जा रहा था। गांव की सीमा अभी काफी दूर थी कि रास्ते में अनायास ही पटेल के सामने पड़ गया। पूरन को पनही पहना देख पटेल फुफाया और मुंह पर गालियां बकी। तब पटेल का मन तो हुआ कि वहीं पहनी से मार मार कर पूरन का कचूमर बना दे, लेकिन पटेल जल्दी में था। देखिए उसको ये अधिकार किसने दिया? खूब गालियां दी, सब उसका अपमान किया, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने अच्छी जूती क्यों पहन ली भाई? बस सवाल यही पे, इसी सवाल का समाधान करने की आवश्यकता है कि आखिर ये जो हेट है आखिर लोगों के मन में क्यों है। ज्यादा कुछ न कर वह बखत पूरन को जाने दिया। सांझ को लौटते ही बड़ी पंचायत में पूरन को नाक रगड़ा कर माफी मांगने और पूरे गांव में झाड़ू लगाने की सजा दी। उस दिन के बाद पूरन ने कभी पानी में पैर नहीं डाला। देखिए उसको सजा किस बात की दी? कि नाक रगड़ के माफी मांगना और सारे गांव की सफाई करना है, और उसके बाद वो जूता पहनना जिसे भूल गया। अब इसमें उसका क्या अपराध था? अब जिस समाज की सोच इस प्रकार की होगी, वो समाज क्या चांद पे जाएगा, और क्या विज्ञान की शोध करेगा, और क्या दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और वही लोग अखंड भारत और संपूर्ण भारत की बातें करते हैं, हिंदू भारत की बात करते हैं, या मतलब भारत को एक करने की बात करते हैं। जब हम एक छोटे से गांव को एक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान को एक करने की बात और हिंदुस्तान को एक ही रंग में रंगने की बात कहाँ तक सत्य हो सकती है? आप ही इस पर सोचिए, विचार कीजिए। पूरण का मन पटेल जैसे लते कपड़े पहनने का भी होता, पर उसके पास धोती के केवल 2 टुकड़े थे, जिसे बदल बदल कर पहनता। फतवी तो एक थी ही। फतवी में चिलड़े कपड़ों में होने वाली जुएं पड़ जाते। जब चिलड़े कांख में काटने वह मन लगा कर न काम कर पाता और न ही रात में चैन से सो पाता। जुएं पड़ जाती है ना, जुएं। इसलिए वह टापरे में रहते अक्सर फतवी नहीं पहनता था। पूरन की बेरा की दशा और भी खराब थी, बेरानी पत्नी की दशा। उसके लुगड़े में कई जगह थेगली लगी थी। मतलब परिवार बहुत गरीब था, ऐसा नहीं था कि बहुत अमीर लोग थे। जो गोदान की बात हम करते हैं ना, कि होरी की स्थिति कितनी खराब है आपको पता ही है। वो इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको 2 जूट की रोटी नहीं मिल पाती, अच्छा कपड़ा लत्ता नहीं मिल पाता है। 1936 की कहानी है वो, ध्यान रखिएगा। और ये कहानी 2000 के बाद लिखी है सत्यनारायण पटेल ने। सत्यनारायण पटेल उसी रेणु की परंपरा, प्रेमचंद की परंपरा के ही कथाकार है, समझ लीजिए आप, कि ग्रामीण जीवन के तमाम दर्श हमें बता रहे हैं। तो उस परंपरा में सत्यनारायण पटेल भी है, और इनका लेखन भी है।
उसके लुगड़े में कई थेगलियां लगी थी और पोल का छन छन कर फट जा रहा था। एक जोड़ी कपड़े की वजह से वह नदी पर नहाने नहीं जाती थी। टापरे पिछवाड़े ही नहाती तो अंधेरे में नहाती, ताकि आते जाते या पटेलों के खेतों में काम करते लोग उगड़ा बदन न देख सके। जब 8-15 दिन में लुगड़ा पोल का धोना होता, रात में ही धोती। जिस रात अपने कपड़े तो धोती, उस रात पूरन को धोती का एक टुकड़ा लपेट कर सोती। पूरन और फिराक काहे की छोरा था, 5 बरस का परबत। उसके लिए हमेशा फिराक थेंगलिया जोड़ कर कुछ न कुछ बना देती और यूं पहनती मानो एकदम नए कपड़े पहना रही हो। असल में उन्होंने परबत की कभी सपने में भी नए कपड़े नहीं पहनाए थे। मतलब गरीबी का आलम देखिए आप। एक ही साड़ी थी, बस वही पहनती थी बेचारी, वही धोती थी बस। तो उससे उस परिवार की गरीबी और आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं आप। पूरन को पहनी गढ़ने के बदले पटेल लोग जो अनाज देते थे, उसमें कभी पूरा पेट नहीं भरता था। कपड़ों की तो सोचना भी दूर। जब पूरन और फिराक के कपड़े गल कर तार तार हो जाते और बदन नहीं ढक पाते, तब को दया दिखाता और पहनी के बदले अनाज के साथ साथ उतरन पुतरन के कपड़े भी दे दिए करता। मैंने कहा ना कि 1936 का गोदान का जो देखेंगे होरी की स्थिति, उसकी बच्चों की स्थिति यही है। तो भारतीय समाज का उद्धार कहाँ हुआ, कहाँ समाज ने उन्नति की, ये भी तो सवाल हमारे सामने आता है। उस दिन जब पूरन तैयार शुदा पहनी लेकर बाहर निकला, फिराक की आंखें चौंधी आ गई। आंखों के आगे हाथ से पांव करती बोली, पन्नी हंसी चिलकिरी कि पटेल अपनी मुंह का काला धोला बाल अलग अलग गिन लेगो। आज बात करो जो एक जोड़ी पहनी के बदले एक सेर अनाज कम पड़े, थोड़ो घणो बढ़ाई दे तो ना जी, नहीं बढ़ावे तो अबड़ी मत पड़ जियो। जैसे तैसे घसरो काम चाली रही है। मतलब वो कहता है कि आज पटेल के पास जाओ और बोलना है कि थोड़ा अनाज खर्चा बढ़ाइए, हमारे घाटा हो रहा है। बाजार में हम कुछ खरीदते हैं तो पता नहीं, बाजार में वो बताता है कि इस माल की कीमत है, लेकिन किसान की या मजदूर की चीजों की कीमत नहीं है। तो उसकी हाल यही है। घसरो तो कीड़ा मकोड़ा जन जानवर को भी चले है, पर घसरो नहीं घर। मतलब कुत्ते बिल्ली भी तो अपना पेट चलाते हैं, लेकिन हम तो इंसान है ना। पूरन ने फिराक से कहा नहीं, केवल सोचा, मैंने पढ़नी गढ़ने में जो माथा पच्ची की, उसके बदले पटेल की पूरी फसल भी कम है। वह पेट भरने पुरता दे, यही बहुत है। पर प्रकट में पूरन बोला, पहला पटेल को मन देखूंगा, नज रहा तो बात करूंगा। कहता है कि पहले मैं पटेल का मन देखूंगा और उसका मूड ठीक लगा तो मैं आगे की बात करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। पूरन पढ़नी की नई जोड़ी लेकर गांव के नुक्कड़ पर चाय की गुमटी के सामने से गुजर रहा था। तभी देवा माँ ने हाँक दी, ए पूर्णिया नीची धोंग यानी गर्दन से कहाँ जा रहा है। गुमटी के पास पीछे बखत पर देवा बा और उनके सरीखे पुरसिया थे, ताश खेल रहे थे। मतलब बूढ़े लोग क्या कर रहे थे वहां, ताश खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे। गर्मी का समय था। दिनों में या घनघोर बरसाती झाड़ी में जब खेतों में काम नहीं होता या किया नहीं जाता, लोग ताश खेलते। जिन लोग की औलादों ने बड़े होकर खेती बाड़ी का काम संभाल लिया, वे देवा बा की तरह काम के झंझट से मुक्त हो चुके थे। हर मौसम में सवेरे से सांझ तक चौकड़ी देला पकड़ और छकड़ी जैसे ताश के खेल खेलते थे। गांव में लोग फिर टाइम पास करने लगे, ताश के पत्ते खेल रहे हैं बस। तो बूढ़े लोग जिनके बच्चे होशियार हो गए, सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, तो फ्री है तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं। एक दूसरे को कोड देते, पर चाय पीते पिलते, सेब मरलम खाते खिलाते। ताश खेलने वालों के धूप व बरसात से बचाव के लिए तखत के ऊपर तुअर की सांटी, बांस की चीपट, मोम पपड़ आदि से बनाया टट्टर लगा रहता। मतलब उनके खेलने की व्यवस्था थी, वहां अपना काम कर रहे हैं वो। पटेल साहब का वास्ते बनाई है हुजूर। तो कहता है कि ये तो जूतियां बनाई है पढ़ी मैंने, पटेल जो हमारे गांव के उनके लिए बनाई है भाई। पूरन गर्दन झुकाए वही बोला। देवाबा ताश फेंकते फेंकते अपने सामने बैठे भिड्डू की और भाई आंख झपका के बोला, पूर्णिया पढ़ी तो घनी जोरदार दिखी रही है, क्या जोड़ी मारे दीदे और अभी मारा बदन कोई हूँ जो कुर्तो तू ली ले, बोल मंजूर है। वो बोलता है कि जूतियाँ बहुत अच्छी है तो मेरे को दे दे, और जो मेरी शर्ट पहन रखा तू ले ले, कुर्ता मेरा तू रख ले, बोल मंजूर है तेरे को। पूर्ण कुर्ते का सुनकर न चौंका न ललचाया और न ही पलकें उठाई। मतलब उसका सम्मान ये था कि उनके उनसे वो आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकता है। ये उसका मतलब संजय कुल्लू का जलवा था। तो सामंती व्यवस्था की कल्पना कीजिए आप, उसमें क्या स्थिति रही होगी। एक बार उसने
नई डिजाइन की पहनी गढ़कर पटेल के पड़ोसी छगन को दे दी। जब पटेल ने छगन के पांव में नई डिजाइन की पहनी देखी, वह छगन से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाल सुलग उठे। उसने पूरण को बुलवाया और पहनी से मार मार कर बाबरा यानी माथा फोड़ दिया था। उसी दिन पूरण ने अपनी धोती के पल्लू में गांठ बांध ली थी कि नई डिजाइन की पहली जोड़ी पटेल को ही देगा, लेकिन उस बात को याद कर लेगा। यदा कदा छेड़ा करते हुए देवाबा ने भी शायद वही बात याद कर चुटकी ली थी, लेकिन पूरण गर्दन ऊंची किए बगैर धीमे स्वर में बोला, आप भी हुजूर मजाक उड़ाते हो। पूरा गांव जानता है नवी डिजाइन की पहली जोड़ी पटेल साहब पहनते हैं। देवाबा ने ताश फेंट कर बांट दी और तुरुप छुपाने की ताक में पूरण की ओर देखने बगैर कहा, चल जा पटेल को बहना दे। पूरण फिर पटेल के घर की तरफ बढ़ा और चलते रास्ते में पिराग के नाच बढ़ाने की बात याद कर सोचने लगा। पिराग से कह तो दिया बात करूंगा, लेकिन पटेल ने कभी किसी हाली हाली यानी मजदूर या बंधुआ जो मजदूर होता है उसको हाली बोलते हैं लोक भाषा में, कि जो धान की है जो मजदूरी है तक पर आज तक कोई अनाज नहीं बढ़ाया उसने। बाप दादों के जमानों से वही चला आ रहा है। बाकी के लोग भी पटेल की देखा देखी देते हैं। पढ़ी का अनाज बढ़ाने की बात सुनकर भड़क न उठे, वरना दूध के साथ में दोहनी भी गई समझो। दूध के साथ में मतलब मेरा धन भी गया और धर्म भी गया वाली बात हो जाएगी। मतलब वो द्वंद में सोचता सोचता जा रहा है पटेल के पास, लेकिन बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि मैं उसे क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। पूर्ण इन्हीं ख्यालों में उलझा सुलझता छगन के घर के करीब पहुंचा तो पटेल की शेरी में पटेल के सामने उसका हाली खड़ा दिखाई दिया। हाली यानी नौकर, जिसे वह जाने किस वजह से या बेवजह गालियां बक रहा था। पूरण को दूर से माजरा कुछ कम समझ में आ रहा था। वह थोड़ा और आगे बढ़कर छगन के घर के सामने इमली के झाड़ की ओट में बैठ गया, ताकि पटेल की नजर में गए बगैर उसकी बात सुन सके। पटेल व हाली के बीच एक खाट बिछी थी, पर पटेल खाट पर नहीं बैठ रहा था। वो गुस्से भरे कदमों में 8-10 कदम आगे और पीछे थम थम चल रहा था। मतलब मैंने कहा ना कि उसका बहुत रुतबा था भाई। मतलब आम बात ये थी कि आप किसी को भी पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप गांव के पटेल हैं, आपके पास पावर है। तो इसीलिए वो सोच सोच के समझ रहा था, और समझ नहीं पा रहा था तो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और पूरण सब कुछ देख रहा था और उसको खूब पीट रहा है वो। पूरण यह सब देख सुन सोचने लगा, चौगड़िया खराब लगता है। पटेल खूब खी- खींचा हुआ है, अभी पानी भी खराब बता सकता है, जाऊं या नहीं। पूरण का डावाडोल मन एक जगह नहीं टिक रहा था, वो कंफ्यूज हो रहा था बेचारा। पहनियां गढ़ने में उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देवाबा ने भी पहनियों को अच्छी बताया था, लेकिन उसने मन ही मन बुदबुदाया, भरोसा की भैंसा पाड़ा भी झड़ सकती है। यानी कि अगर भैंस जो बच्चा दे रही है तो मेल फीमेल कुछ भी दे सकती है वो। और हम हमेशा फीमेल ही चाहिए होता है लोगों को, ताकि वो फिर वापस बच्चा दे सके। वो एक पहनी हाथ में उठा देखने लगा। इस बार उसने पहनी की नाथन पर टके फूल पिराग की आंखें लगे। पहनी का ऊपरी हिस्सा जिसके नीचे पांव का पंजा रहता था वो पूरी सा दिखा। पहनी की कमर का कटाव देख वह मुग्ध हो गया, और पैर की एड़ी ढकने वाला भाग देख फिर पिराग आंखों में उतर आई। लेकिन पहनी के तलवे में एड़ी व पंचों के नीचे ठुकी नाल छूकर पूर्ण कांप उठा। पिछली बार नाल से फूटा बाबरा याद आया। फिर जैसे भीतर से ही किसी ने हिम्मत बढ़ाई, पहनियां खराब नहीं है बल्कि जश्न है, पर पटेल अनाज भी बढ़ा सकता है। उसने आखिरी बार पहनियां औंधी चित्ती कर देरी से देखी और हिम्मत भरे कदम से पटेल की घर की तरफ बढ़ जाता है वो। अब जो होगा सो होगा। पटेल खाट पर बैठा चाय पी रहा था। पूरण उसके नजदीक पहुंचा और झुककर हाथ जोड़ा, बोला, पगे लागू महाराज, पगे लागू हुजूर। हुजूर को नमस्ते कर रहा है। हूँ बना लाया, देखता हूँ खड़ा रह जा। पटेल कब बस्ती खाट के नीचे धर कर बोला। खाट पर बैठा पटेल चाय के बाद हथेली पर तंबाकू चूना रगड़ने लगा। अच्छी तरह रगड़ कर ऊपर पर की बड़ी पत्तियां चिपटी में ली और बारीक को हथेली में चटकारा। फिर बड़ी पत्तियों को बाएं गलफे में दबाया और तंबाकू वाली हथेली जांघ पर पहुंची। पटेल का मुंह जल्दी ही तंबाकू के रस व थूक से भर गया। उसने तंबाकू खा रहा है। तंबाकू खाते हैं आप लोग, गांव के लोग बहुत सारा तंबाकू खाते हैं, खैनी जिसको बोलते हैं आप लोग, तो खाई जाती है, तो वो भी खा रहा है। थूक पहुंचता अनदेखा कर पटेल बोला, ला पहनिया दे, पैर डालकर देखूं जरा। पटेल पैर डालने से पहले एक पन्नी हाथों में लेकर परखने लगा। उसे पन्नी की नाथन पर टंगे फूल
पटेल के कानों में सुरीले लगे, एड़ी में ठुकी नाल छूकर बरबस मुंह से निकला, खींच कर किसी को मार दो तो जीव निसरी जाए। मतलब अगर किसी को मार दो ना माथे में तो समझे कि आदमी वहीं मर जाएगा। इतनी अच्छी पंडियां बनाई तुमने पुराण। फिर पुराण सोच रहा है, आशंका में रहता है, बार बार सोचता रहता है, छिनाल का पुण्या तू तो कारीगर को मुंह इसे इनमें कोई दो राय नहीं। मतलब गाली देकर बोल रहा है कि तू बड़ा अच्छा कारीगर है, उसमें भी गाली है। पटेल को खुश देकर पूरण के मन में फिरा की कई बात टांग याद आई। हिचकते हिचकते आज अनाज बढ़ाने की बात कही, लेकिन अपनी बात कहने उसके मन में आया कि पटेल खुश है, वैसे भी कुछ न कुछ देगा ही। वो खुद पर खींचा, घड़ी भर सब्र नहीं कर सका। पटेल ने अनाज बढ़ाने का सुना तो उसकी लंबी नाक भट्टी में तपे हल्का लाल कुश्या बन गई। आंखें फैलकर पाड़े की आंखों के बराबर हो गई। पहनी से पैर ऐसे झटक कर बाहर खींचे जैसे पैरों में बिच्छू नटक नचा दिया हो। तनक कर बोला, बता दी अपनी जात, एक शेर का अनाज कम पड़े तो क्या एक जोड़ी पानी का मण भर लेगा। कुछ भी करो, तुम ढेड़ियों का पेट नहीं भरता। ढेड़ियों यानी कि मैंने कहा ना वो चमार या जो घाली है, वो भी एक तरह से। सालों की नियत ही खराब है। हमारे ढोर मरने पर तुम्हें खाल मुफ्त में मिलती है, खाने को मांस मिलता है, ढेरों के हड्डे बेच पैसे जोड़ते हो, फिर भी एक शेर अनाज कम पड़ता है। ऐसी क्या सोना की पानी गढ़ कर लाता है और फिर गाली दे रहा है। कह रहा है कि मतलब योनि के बारे में बोल रहा है कि इस तरह से तुम लाया तो उससे क्या, वो भी क्या सोने की थोड़ी होती है क्या। वो तो उसमें दियो बाड़ांगा, उसमें दिया तो जलाएंगे क्या। योनि को तो सेक्स करने के लिए काम आएगी वो। और तुम क्या मुझे बता रहे हो। लेकिन पटेल ये सब बोल रहा है कि अगर वो लोग इतना पैसा कमा रहे होते तो फिर उतने फटे जूते फटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर क्यों होते। अगर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती तो फिर उनकी कंडीशन इतनी खराब क्यों है। अगर वो तुम्हारे जूते मरे हुए पशुओं की खाल से इतना ही पैसा कमा रहे होते तो फिर ये भी तो समझने वाली बात है। और पटेल जो मन में आया सब कुछ बक रहा है, इतना भद्दा गंदा बद्दा कि पूरन के कान लाल हो गए। मतलब कहते हैं ना कि मतलब हर तरह की सीमा लांग गया। यानी कि उच्च कुलीन वर्ग का आदमी गाली देता है तो महान काम करता है, और आप देते हैं तो उसका अपमान है। समाज की इस वास्तविकता, इस हकीकत को समझने की आवश्यकता है। पूरन को उम्मीद न थी कि खुश दिखता पटेल अचानक मुरैला चक्रवात की तरह गुस्सा हो जाएगा। पटेल के गुस्से से हड़बड़ा कर पूरन ने सोचा, अब क्या करूं, कह दूं हुजूर आफत पड़ी रही तो कह दिया, नहीं बढ़ाना चाहो मत बढ़ाओ, पर गाली तो मत दो, मारो छोटो सो छोरो है, दया करो माई बाप। जहां ये सोचता हुआ कहने को पूरन ने मुंह खोला तो मुंह से निकला, ढोर घीसने के काम में इतरो ही हमारे नजर आवे तो तम करो, हमारे नहीं करनू। और तेज तेज कदमों से टापरे की ओर बढ़ गया। क्या बोला वो कि अगर मरे हुए पशुओं को ढोने में इतनी कमाई हो रही तो वो धंधा आप कीजिए, हम छोड़ देते हैं। और वहां से चल देता है वो। अब देखिए, कुलीन आदमी है, उसको बात बुरी लग जाती है। आप बड़े लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उनके पास सारे अधिकार सुरक्षित है भाई। पूरण की बात पटेल का कलेजा छेद गई। उसे उम्मीद न थी कि फटी करने वाला और उसे ऐसा जवाब देगा। वह तत्काल कुछ करता, तब तक पूरण जा चुका था। पटेल के भीतर आग लगी थी। तभी सामने उसका ग्वाला आ गया। ग्वाला कस्बे से साइकिल पर रखकर पखली का बोरा लाया। उसने पूछा, हुजूर यो थैलो का धरूं, थारी माँ की उपते धर दे, चोर का मुंह ढेड़िया मालूम नहीं है, हमेशा थैला का धरे है। पटेल बोला और ग्वाल की पीठ पर सड़ सड़ दो तीन की पानी जड़ दी। मैंने कहा नहीं, गाली और मारपीट की भाषा में ही ये बात करता है हमेशा, क्योंकि कुलीन है ना, पटेल है ना, तो उसके पास सारे अधिकार है। और किस तरह से अब पूरा गुस्सा करके अपनी पूरी, मतलब उसकी शान में जैसे गुस्ताखी हो जाती है। मतलब तुम शोषण कर रहे हो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने कोई बोल गया तो वो अपमान कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इज बिलोंग टू सो कॉल्ड लो कास्ट। दिस इज द मैटर ऑलवेज कास्ट। So then we don't understand the Indian social structure, then we don't sort out this problem. This is very important question. So just understand via Dr. Ambedkar and Gandhi vision that give some solution us. तो ऐसी ही कुछ बात है। वह खाने के बाद पटेल के ओसारे में आया। अब तक हाल ही पूर्ण ग्वाल जा चुके थे। पटेल अकेला खाट पर बैठा था।
छगन माहौल में अजीब किस्म की गर्माहट महसूस दबे सुर में बोला, राम राम काका। पटेल ने झुलसाए शब्दों में जवाब दिया, राम राम। आ बैठ छगन। छगन 6 फुटे लंबे चौड़े डिल डोल के अलावा गांव के पटेल की बराबरी का किसान था। पटेल सा रोबीला और मनमोजी नहीं, पर काले दिल का जरूर। वो हरे भरे झाड़ के गोड़ में छाछ डालकर सुखा दे, पता नहीं चलता। उस सांझ सवेरे फुर्सत मिलते ही पटेल के पास आकर बैठ जाता। वे एक दूसरे के परिवार, ग्वाल और हाली तक की बातें आपस में करते। दोनों की उम्र में 10-12 वर्ष के फर्क के बावजूद उनके बीच घी घाकर सा हेत प्रेम मतलब अच्छी मित्रता थी बीच में। पूरण और बाखल के लोगों की नजर में वे बबूल के ऐसे कांटे हैं जिनके मुंह में दो और कमर एक थी। छगन अपने कुत्ते की जेब से जर्दे की डिबिया निकाल कर खाट पर बैठा और हथेली पर जर्दा मसलता पटेल की ओर देखने लगा। कोई खीरा खा रहे, खेरी खेनी खेनी जर्दा। अब बात खुल रही है का कोई उलझन है काका? छगन ने पूछा। ढेड़िया ज्यादा मुंहजोर हो गए हैं छगन, आजकल आग मूत रहे हैं और अंगार खा रहे हैं। इनकी जल्दी ही कोई टाणी करनी पड़ेगी। छगन की हथेली से चिमटी भर जर्दा लेकर अपने गाल और गलफे के बीच धरकर बोला, यह बात तो सांची है काका, जिसे देखो अवलाता नेटता है, टाणी नहीं। वो 2 दिन दूर नहीं जब भेड़िया हमारे माथे पे मूतेंगे। छगन ने अपने निचले होठ और दांतों के बीच जर्दा दबाने के बाद असहमति के मन पर का माथा हिलाया। हाँ जी, तू जरा अपनी बगल के छोरों को बुला। पटेल ने शब्दों को चबाया। जरा धीरमय से काम लो काका, कम असो करो कि खेत में ढूंढ खोदे जाए और न बखर की 5 टूटे न बोटी होए। छगन ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या बोल रहा है कि मतलब काम ऐसा कीजिए कि मतलब हमारा काम भी हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले। हमें कूटनीति से काम करना होगा। अगर हम दिखा करके काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि कानून का डर भी तो है ना अपना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग बहुत औकात से बाहर आ गए, इनका इलाज करना पड़ेगा और अपनी जो बिरादरी उनके सारे बच्चों को बुलाओ और पूरी तैयारी करो अटैक करने की। तो ये लोग किस प्रकार से उनकी बस्ती में आग लगाना है, उनको नष्ट करना है, उनके साथ मारपीट करना, वो सारा तरीका अपनाते हैं फिर। अब इधर क्या होता है कि पूरण अपनी बात तो क्या है बेचारा, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं था ना। बात तो के आया, लेकिन वो मन ही मन डर रहा था। वह टापरे में बैठ पा रहा था, न दूसरी पानी करने की सोच पा रहा था, क्योंकि उसको चैलेंज करके आया था ना भाई। उसने अपने स्वाभिमान की बात कही थी और अपने आत्मसम्मान की बात कही थी, लेकिन उन लोगों के लिए यह आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं, कुछ और बात थी। और देखिए तब क्या होता है। अपनी गलती और पटेल के खौफ के संबंध में सोचते सोचते पसीने से भीग रहा था। ऐसी हालत में उसे कच्ची भीत पर मारती फिराक के हाथ गोबर की बजाय कीचड़ में सने नजर आए और उसने समझ ही नहीं पाया कि फिराक कीचड़ से भीत पर क्या कर रही है। पूरण को देख फिराक ने दुख और चिंता में उबरते हुए हाथ धोए पानी का गिलास लाई। अपने सोच में घूम पूरण ने गिलास ठीक से पकड़ा नहीं और गिलास उसके हाथ से छूट पड़ा। आंगन में फैला पानी पूरण को कौन दिखा और वो चीखने लगा। फिराक ने जूझते हाथों से पूरण का माथा चूमा। वो तप रहा था, उसे बुखार आ गया था। पूरण को जब कभी बुखार आता, उसे बुरे बुरे सपने आते, कुछ भी बड़बड़ाता। कभी फिराक के सीने में मुंह छुपाता, कभी हाथ में रापी लेकर सोता, कभी भैंसे पर सवार यमराज को अपनी ओर आता देखता और फिराक से कहता। क्योंकि देखिए उसने पूरा, मैंने कहा ना ये बहुत बड़ी बात है चैलेंज करके आना, क्योंकि जिसका उस पूरे इलाके में रतबा है, उसके अंदर आपको रहना है और सारी चीजें उसके हाथ में है। उसको चुनौती इस प्रकार की बात बोल के आना बहुत बड़ी बात थी। और इसलिए क्योंकि उन सारी चीजों का सामना करने की उसके पास ताकत नहीं थी वापस में, इसलिए वो डर रहा था। वो कभी उसे भैंसे पर यमराज की जगह पटेल नजर आता और वह डर कर बचाओ बचाओ चिल्लाता और फिराक की छाती में मुंह गलाता। पूरन उस दिन भी ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। फिराक के लिए सब नया नहीं था। वह इससे पहले भी पूरन को ऐसा करते देख चुकी थी, इसलिए उस दिन पूरन कुछ ज्यादा ही भयावह हरकतें कर रहा था। घबरा कर वो पड़ोसियों के टापरे पर गई, लेकिन कोई नहीं था। सब दड़की मजदूरी पर गए थे। सोयाबीन की कटाई का सीजन था तो सब काम पे चले गए थे। रात पड़े पूरन को देखने व मिलने उसके 2-3 पड़ोसी आए। पूरन की बात सुन समझ उसे ढांढस बंधाया कि जो कह दिया सो कह दिया, आखिर कोई बात कब तक चुप रहे, एक न एक दिन तो बोलना ही पड़ता है। ज्यादा फिक्र मत कर, पूरी बाखड़
अरे तेरे साथ है, आगे जो होगा सब मिलकर निपटेंगे। हालांकि पूरण के भीतर की दुखी मिट्टी नहीं थी। वो भीत से टिका बैठा फिराक और बरबस की ओर टुकुर टुकुर देख रहा था। कुछ महीने बीत गए थे, किसी हाली और दाड़किया की पिटाई नहीं हुई। पूरण ने भी किसी से कुछ नहीं कहा, किसी का ढोर डंगर नहीं मरा, किसी का मोट एक तरह का टोटका मारने का आरोप नहीं लगा। एक तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मतलब क्या होता है आमतौर पर कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो लोग दुश्मनी निकालने के लिए कुछ अलग अलग तरह से काम करते हैं। कभी पशु को मार दिया, कभी कुछ और कर दिया, कभी फसल में आग लगा दी, है ना। तो गाँव में दुश्मनी निकालने के फिर बहुत सारे तरीके हैं। तो उसे लगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है, इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा। तो लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसका परिणाम कुछ और ही होगा। और इसका परिणाम जिस तरह का होता है, जिस तरह की दिशा होती है, उसका अंदाजा शायद इसको भी नहीं था। और जब इसका अंदाजा उसको नहीं था तो वो इन सारी चीजों को सोचता रहता है। मेरे ख्याल से सोच रहा है बार बार वो सारी चीजों पर। सुख पूजा का दिन नजदीक था। जब भी गांव में सुख पूजा की जाती तब गांव भेरू को रंगा जाता, नारियल चढ़ाया जाता, अगरबत्ती लगाई जाती और उसके ऊपर दो खंबे में टाना एक लंबी रस्सी से लाल कपड़े में नारियल आदि बांधा जाता। टाने के नीचे की सभी दो डंगर निकलते, जो हमारे डंडे निकले जाते हैं ना बाबू जी की, वही वाली बात है कि ये सब कुछ अच्छे के लिए किया जाता। सही बात है नहीं। सुख पूजा ढोर डांगरों की सलामती के लिए हर साल की जाती। जब टाणे के नीचे से सभी ढोर डांगर न निकलते तब तक गांव के किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता। पूजा के बाद पहले पटेल के घर में ऊपर धुआं उठता, फिर और लोगों के घर में चूल्हे सुलग जाते। अगर किसी और के घर के ऊपर पटेल के घर से पहले धुआं नजर आता तो उसे दंडित किया जाता। देखिए इस प्रकार का रिवाज था कि पहले सब कुछ वहीं होगा, राजमहल में ही होगा भाई। राजमहल से बाहर कुछ भी होगा तो वो अपराधी माना जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें चलती, फिर वो सारा कुछ चल रहा था। और सुख पूजा की सुबह देवाबा के चौथे छोरे के बेरा ने स्टोव जलाने की खूब कोशिश की, लेकिन स्टोव नहीं जला, खराब हो गया था। बहू ने चूल्हे पर चाय उबाल कर दी और देवाबा वो सारी में घाट पर बैठा चाय पी रहा था। छगन ने देवाबास के घर में पर धुआं उठता देख झटपट पटेल को बता दिया था। अब देखिए मैंने कहा ना कि ये उस प्रकार की बात थी। आप बुजुर्ग ऐसा करेंगे तो गांव में कौन नियम कायदे मानेगा, आपको पंचायत का दंड भरना पड़ेगा। देवाबाद देव डाड़म और पूजा पाठ को अंधविश्वास और लोगों को ठगने के धंधे से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। वे न कभी मंदिर जाते और नहीं गांव के काम में होने वाले भजनों, कथाओं, गरबों आदि में जाते। सुख पूजा के दिन टाणे नीचे से अपने ढोर डांगर भी नहीं निकालते। अब जो ये ढोंग ढोंग धतूरा नहीं मानता उसके लिए कैसा नियम और कैसा कायदा, है ना। वो इस प्रकार की चीजों को यकीन भी नहीं करते थे, इसलिए उनके लिए इक्वलिटी की बात है, समानता की बात है। और यही बात पटेल को समझ में नहीं आती। पटेल इससे अड़ जाता और उसको परेशान करने लगता। सुख पूजा के दिन पटेल और छगन टाणे के नीचे खड़े होते। उसके बाद दूध और दूसरे पास गोमूत्र की बाल्टी होती। एक तरफ से ढेरों पर नीम की डाली से दूध और दूसरी ओर से गोमूत्र छींटते। सुख पूजा के 4 दिन पहले गांव में डोडी फिरवा दी जाती ताकि लोग पहले से तैयारी कर लें, क्योंकि पूजा के दिन धार नहीं चल जाती ढोरों का। मतलब ये सब कुछ रीति रिवाज थे जो कि मतलब पशुओं के अच्छे रखने के लिए इस प्रकार से की बहुत सारी परंपराएं चलती है। अब वो साइंटिफिक है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार की चीजें चलती है और उसके उसके अंदर ही ये सारी प्रैक्टिसेस समझिए कि ग्रामीण जीवन में या ग्रामीण जीवन का हिस्सा बनी हुई है। तो उन सारी चीजों को भी लेखक बता रहा है। और 1 साल हो जाता है और पूर्ण अब इस सारी चीजों को भूल जाता है। मैंने कहा ना कि पूर्ण वही कुछ जो सिंपल बात होती है उसको आदमी भूल ही जाता है, उस पर इतना ध्यान नहीं देता है ना। उसे याद नहीं रहा और सवेरे सवेरे पढ़ी करना शुरू कर दिया था। जब फिर आपने टोका आज धार चलाना बंद है तो घबरा गया। वो दौड़कर पटेल के पास गया और सब कुछ सच सच बता दिया। पटेल ने सारी बात सुन समझ कर कहा, पूर्णिया तूने नियम तोड़ा, पाप किया, लेकिन अनजाने में किया है, उसका पछतावा भी है तुझे। तो ऐसा करना कि 2 बरस तक मेरी और गांव के महाराज की बनी मोहब्बत में गढ़ना था कि तेरा पाप घट जाए और तुझे नरक का मुंह न देखना पड़े। अब मैंने कहा ना इन सारी चीजों के केंद्र में सिर्फ शास्त्र है।
बोल रहा है कि तुमने पाप किया, नियम तोड़ा, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में जाना पड़ेगा इसलिए प्रायश्चित क्या है कि 2 साल तक तुम मेरे लिए और गांव के जो कुछ खास लोग हैं उनके लिए जो जूती बना रहा ना उसका कोई पैसा नहीं लेगा तुम। मतलब श्रम किस प्रकार से लूटा जाता है। वहां देखिए गोदान में हमने बात की थी ना, वहां भी ये होता है, होरी के साथ किस प्रकार से लोग लूटते हैं और उसकी गरीबी पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसका शोषण कैसे करना है, उसका खून कैसे निकालना है, इस पर सभी ध्यान देते हैं और पूरण के साथ भी यही होता है। और उस नियम कानून के नाम पर, उस पूजा के नाम पर किस प्रकार से शोषण के तंत्र को जारी रखा जा सकता है या उस चीजों को कैसे लागू किया जाता है, वो सारी चीजें होती है। अब क्या होता, पूरण बीमार हो जाता है। जब पटेल ने कहा कि सुनी हुई वह कभी पूरी ठीक ठीक नहीं रहा। जब ढोर नगर भर रहे थे और तुरंत एक दिन पूर्ण अपने टापरे पीछे बैठा बीड़ी पी रहा था। वह बरसात का दिन था। फिराक टापरे के पीछे से खाल बरसाती नाला किनारे मेहंदी काट रही थी ताकि बरसात में पानी खाल में ज्यादा चौड़ा न हो। परवश भी वही गिल्ली मिट्टी से पूर्णिया गड्ढे का खेल खेल रहा था। छोटा बच्चा था ना। पूर्णिया जलूका का मरी गयो। पूरन ने फटाक से छगन की आवाज की पहचान ली और दौड़ा हकबगाता टापरे के सामने आ गया। पूरन को देख छगन अपनी आंखें छोटी बड़ी कर बोला, पूर्णिया तू घर में आराम से पड़ा है, बड़ा पाद रहा है और उधर हमारे ढोर डांगर लुढ़कते जा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है अगर फटाफट मरे ढोर नहीं हटाए तो कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है। तू सीधा माजरा से अपनी जात वालों को लेकर जल्दी आओ और ये सब जो मरे हुए पशु उनको फटाफट हटाओ। कोई बीमारी फैल गई थी ना पशुओं में तो मर रहे थे। मतलब इतना सब पूजा पाठ करने के बावजूद भी बीमारी फैल रही है। तो अब इस सारी चीजों का आप एक जो कनेक्शन है उसको समझ सकते हैं आप। छगन की बात सुन ली, सब कुछ सुन लिया उसने। पूर्ण क्या बोलता है उसमें मंगू ने कहा, पूर्ण धातु चौमासा की पानी का लचर लचर मत कर, उसको ढोर उसको ही घसीटने दे। अब क्या बोलते हैं उसने कहा ना कि भाई तुम्हारे ढोर तुम ही घसीटो, हम क्यों घसीटे तुम्हारे पशुओं को। जब तुम लोग हमारे साथ बराबरी का ही व्यवहार नहीं कर सकते हो, जब तुम हमें इस प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे। सारा कुछ हमसे नहीं हो पाएगा। पूर्ण समझ नहीं पा रहा था लोगों को कैसे समझाए। उसी की वजह से लोगों ने पटेलों को ढोर न घसीटने का तय किया था। वह टूट कर लोगों को ढोर घसीटने का कहेगा, पिघल उसकी ही बात को कैसे लोग भरोसा करेंगे। लेकिन लोगों से बात तो करनी पड़ेगी। गांव में देवा बासरी के लोग भी रहते थे जो सुख दुख में मदद भी करते थे। पटेल के कारण गांव पर से दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती थी। छगन तो धमका कर भी गया है और वह कोई कोरी धमकी नहीं है। अभी 4 दिन पहले ही पड़ोसी गांव में पटेल ने एक जवान छोरे को झाड़ पर लटकवा दिया था। कोई कहता है पटेल के यहाँ ग्वाल है और उसके संबंध पटेल की रांडी छोरी से थे। कोई कहता है पटेल का संबंध ग्वाल की कुंवारी बहन से है और वो पेट से थी, उसने अनाज में रखने की गोली लाकर खा दे दी। इस बात से पीछे पटेल व ग्वाल में खूब खरी खोटी कहा सुनी हुई और ग्वाल ने पटेल के ढोर चराने से मना कर दिया था। अब देखिए ये सब बातें होती है और उन बातों की वास्तविकता में हमेशा क्या होता है कि बड़े लोगों का नाम होता है तो वो सब बातें दब जाती है। अब देखिए इतने सारे जानवर मर रहे थे और इन लोगों ने कहा कि हम उठाने से मना कर रहे हैं तो समस्या तो खड़ी होनी ही है। क्योंकि जो सो कॉल्ड पटेल थे उनका अपना रुतबा था और उस रुतबे को कम करने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए समस्या आने और नहीं आने की बात नहीं, समस्या तो आएगी। अब सवाल है कि समस्या का समाधान किस तरह से किया जाए और उसका रास्ता क्या निकाला जाए। आ गया तू तेरी तो घड़ी लंबी डाक थी, फिर आगे टाल न गली तो ढेरों पटोने टोटके शुरू कर दिए। अब ढेरों की खाल चमड़े की पहनी का गांठ पूरा करेगा। पटेल की बात सुन पूर्ण की संगी मग्गू गेंदा आदि मनी मन पटेल की मां बन करके लगे और सब उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये उस पर उन लोगों पर झूठे झूठे ब्लेम भी तो लगा रहे थे। तो इसलिए वो सारे लोग भी इस बात से तैयार थे कि अब कैसे न कैसे समस्या का समाधान तो करना होगा। वो कहते हैं कि हम टोना टोटका नहीं जानते और जानते भी तो ढेरों पर क्यों करते। ढोरों से हमारा क्या बिगाड़ा। वो कह रहे कि अगर हमें टोना टोटका आता भी माना कि तो हम इन जानवरों पे क्यों करेंगे, हम मनुष्यों पे करेंगे ना भाई। आपको पता नहीं भारत में जानू जादू टोना बहुत होता है सब तरफ पर और उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो उसको भी लेखक इस तरह से बता रहा है। अब क्या होता है कि पटेल और इन लोगों में एक तरह से तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पटेल बात पकड़ अपने ढंग से अर्थ गढ़ने में माहिर था। वह जमा हुए लोगों और जवान छोरों को उकसाने के लिए अंदाज में बोला, सुना क्या बक रहे हैं, ढेरों पर टोना टोटका क्यों करें, उन्होंने क्या बिगाड़ा। मतलब हम पर करेंगे, हमने एक जोड़ी पहनी के बदले अपनी जायदाद इनके नाम नहीं लिखी इसलिए अब हमारा
मांस खाएंगे और हमारी खाल उधेड़कर पहनी बनाएंगे। यानी महीने भर पहले देवाबा का छोरा छगन को जैसे किसी राज का पता चल गया। वह अचरज से आंखें फैलाकर बोला, वह जामन की डगाल फटने से गिरा था। डगाल को उन्होंने ही मूठ मारी होगी। मूठ मारना मतलब मैंने कहा जो टोना टोटका करना। तो उस टोने टोटके की बात का आरोप लगा करके देखिए मामला किस प्रकार से और भी गर्म हो जाता है। और क्या पटेल ने छगन के सुर में सुर मिलाया, लेकिन मन ही मन बुदबुदाया। किस कर्म खोड़ले का नाम ले लिया, वह वही खड़ा है, कहीं सफाई न देने लगे। और पटेल ने देवाबा की ओर झूठी मुस्कान से देखा। उसकी आंखों जैसे देवाबा से कहा, तुमने हमें मिलाकर नहीं चले, फिर भी हम कितना ध्यान रखते हैं। अब सब लोग मिल जाते हैं और किस प्रकार से ये लोग बेचारे फंस जाते हैं। मैंने कहा ना कि टोना टोटका की बातें करके मतलब जब किसी को फंसाना होता है तो उसके फंसाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और देवाबा आ जाते हैं और किस प्रकार से भीड़ में खड़े होते हैं और उस बात को वो भी पुष्ट कर रहे होते हैं। जामन का झाड़ की कच्चा होता है, उसकी डगाल भड़ से फट जाती है कि मेरा पोता भी कम नहीं था। वह अपनी गलती से ही गिरा और मरा। उसे किसी ने मुंह टूट नहीं मारी। देवाबा की बातों से पूरन की हिम्मत बढ़ गई। वह पटेल को भरोसा बनाने के लिए फिराक और पर्वत की सौगंध खाता बोला, हुजूर हम काम के अलावा कुछ नहीं जानते। वह रस्सी और मांस दिखाकर बोला, अब भी ये लेकर ढोर खींचने ही आए हैं। खबर देने के इतनी देर बाद आया तो पटेल ने देवाबा की बात पर मौजूदगी को अनदेखा किया और पूरन को घूरता हुआ बोला, तू क्या समझता है तेरे बगैर हमारे ढोर कोठे में ही सड़ते रहेंगे। पटेल ने वहां खड़े खड़े नई उम्र के छोरों को भांपने की नजर से देखा। उनका खून उबाल खा रहा था। छोरों ने बचपन से नीची जाति के लोगों को पटेलों के आगे झुकते देखा था, इसलिए उन्हें भी पूरा भरोसा पूर्ण का बोलना हजम नहीं हो रहा था। पटेल ने गर्व से गर्दन हिलाए और छोरों में जोश भरकर बोला, हमारे एक से एक कलंदर छोरे हैं। मरे ढोरों को बैलगाड़ी में ट्रैक्टर में भरकर बाहर गांव में फेंक देंगे और जला भी देंगे, ताकि पटेल बाखल वालों का हिकारत फिर नजर से घुमाता बोला, तुमको ढेरों की खाल मांस और हड़के तक न मिल सके तो फेंकने दो, हम क्यों आधी रोटी पे दाल लें। अब देखिए मामला फिर बढ़ रहा है। पूरण का पड़ोसी गंगू बेधड़क होता पूरण से बोला, पूर्ण देवा और पटेल की बातों से छगन को लगा पटेलों के छोरों को ही ढोर घिसने पड़ेंगे और उनकी आंखों के सामने अपने छोरों का ढोर घिसने का दृश्य उभरा। उसने सोचा, ढोर घिसने की बात आसपास के गांवों में बसे पटेलों को मालूम होगी, गांव भर की बदनामी होगी। इस गांव में कोई पटेल अपनी छोरी नहीं ब्याएगा, यहाँ की छोरी को अपनी बहू या बेरा नहीं बनाएंगे। अब देखिए इन लोगों के लिए अलग समस्या होगी कि ये सब बात बाहर फैलेगी तो हमारी समस्या हो जाएगी ना, इसलिए भी उनके सामने समस्या है। तो भी समस्या का समाधान कैसे दिखा निकाला जाए, सब कुछ कैसे इन लोगों पर बात थोपी जाए और इनको कैसे बदनाम किया जाए, ये भी इसका कोई तरीका निकालते हैं। सब करेंगे छगन, जात पैसे से बड़ी होती है। पटेल बोला, नहीं नहीं, अपनी जात वालों का ढोर घिसना ठीक नहीं है। अपन ऐसा कुछ नहीं करें कि ढोर ढेड़िए ही घिसे और माथा भी नहीं उठावे। छगन बोला, मैंने कहा ना कि पेशा तो सब बराबर चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, लेकिन उस काम को हम नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं। तो ये जो सोशल और इकोनॉमिकल जो आर्थिक और सामाजिक जो संरचना है उसमें जो पूरा भेदभाव है उसको भी कहीं के लेखक दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो जबान की छोटी करने का बारा में सोचो, छोटी जात की जबान लड़ाई के क्यों अपना मान घटावा। छगन बोला। जब छगन और पटेल के बीच ये बातें हो रही थी तभी उधर देवाबा का छोरा आया। उसने देवाबा को भीड़ से अलग ले जाकर कहा, क्यों नहीं टेगड़ा लड़ाई में टेम खराब करो, अपना घर चलो, यहाँ और किसी से कुछ खरा खोटा बोलने में आ जाएगा। अपने ढोर तो हम चारों भाई खाल में फेंक आए। देवाबा अपने छोरे के साथ घर चले गए। पूरन ने गेंदा गंगू मंगू आदि अपने साथियों को समझाना चाहा, अबड़ी मत पड़ो, अपना तो कर्म में ही ढोर किसने लिखा है। वो कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, हम लोगों का पूछते नहीं काम है मरे हुए पशुओं को बाहर डालना, तो फिर झगड़ा करने की क्या बात है। लेकिन वो लोग उससे तैयार नहीं होते। पूरन के पीछे से आई मंगू व गेंदा की आवाजों ने पटेल के माथे पर पत्थर का प्रहार किया। वह तिलमिला उठा। पटेल ने इस तेवर में ढेड़ियों की बातें करते देखा। वहां खड़े पटेलों के जवान छोरों
की मुठ्ठियां कसा गई। मैंने कहा ना कि ये पूरा उस तरह का आत्मसम्मान का मामला बन गया दोनों ही तरफ से। अब तो ये पूरा मामला झगड़े में तब्दील हो जाता है। पूरन और उसके साथियों की सूखी पसलियों पर गन के सरीखे मुक्कों और लातों की जड़ी लगा दी। पटेलों के 3-4 छोरे जिनके घर नजदीक थे, घर में से कुल्हाड़ी, फांसी, बल्लम लेकर उन पर टटके तो उन्होंने जान बचाकर अपनी बखल की ओर दौड़ लगा दी। छोरे कुछ दूर तक पीछा कर रुक गए और गालियां बकने लगे। बाखल में सांझ उतर रही थी। अब देखिए, सांझ का समय हो रहा था और किस तरह से लोग सब अपने घर लौट रहे थे। पूरण, गंगू, गेंदा और मंगू वगैरह आदि हाँफते घबराते घर में आकर झुक जाते और किस प्रकार से तैयारी करते हैं। फिर क्या हुआ, सबको मार खाकर भाग आए। और क्या हुआ, गंगू ने चिंगारी उड़कते लहजे में जवाब दिया। बोला कि उन लोगों ने हम पे अटैक किया और हम मार खा के भाग आए। तो ये पूरी बाखल यानी कि पूरी बस्ती को एकत्र करते हैं लोग वापस। ये लोग कहेंगे हमें भी प्रतिवाद करना है, हमें भी प्रतिवाद करेंगे, ऐसे ही चुप रहने वाले हम भी नहीं है। क्यों अपने हाथ पटेल के पास गिरवी रख दिए थे। फिराक ने जैसे चलते नमक पर मल दिया। वे हमें ढोर समझ पीट रहे थे और पूर्णतः हमारे हाथ पकड़ पकड़ कर कह रहे थे वे ऊंचे लोग हैं, उन पर हाथ मत उठाओ। यार मार यादगार गंगू के जाल जल उठे, आंखें छलछलाई। हम तो इसलिए नहीं आ गए, अब क्या मुहाजना रहा। गेंदा का पड़ोसी बोला, जिसने पूरण के साथ जाने से मना कर दिया था। अब होता ये है कि पूरण काम भी करता था ना, तो ये इस प्रकार से आपसी आत्मसम्मान का मामला बन जाता है और ये पूरी बस्ती के लोग एकत्र होते हैं और कहते हैं कि हम उनके गुलाम नहीं है, हमें भी स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है और हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे। इसलिए हम प्रतिवाद करेंगे और हमें प्रतिवाद करना है क्योंकि ये हमारा हक है। गेंदा, तो मेरे मुंह मत लग, हाली हूं तो क्या हुआ, और तुमने जाकर उसका क्या बिगाड़ लिया। भीड़ में से गेंदा का पड़ोसी बोला, लड़ो आपस में, एक दूसरे का माथा फोड़ दो। वहां पटेल के सामने जाते पांव टूटते हैं। फिराक ने कहा, तू चुप रह, आदमियों के बीच चपर चपर मत कर। पूरन झुंझलाया, कहाँ है आदमी, यहाँ तो सब कीड़े मकोड़े हैं, उनकी औलादे भी ऐसी ही होगी, कभी नहीं बढ़ेंगे, कभी पहनी नहीं पहनेंगे, जिंदगी भर उबाड़े पड़े रहेंगे। मतलब फिराक कह रही है कि मतलब हम सब लोग सारी उम्र न अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, न सम्मान के साथ जी सकते हैं, न अच्छे जूते, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पटेलों का आदेश है। ऐसा क्यों करेंगे हम। हमें भी पूरे आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इसके लिए अगर हमें जिस भी समस्या का सामना करना पड़े, जिस भी तरह से कुछ करना पड़े, तो हमें करना होगा और हमें अपना आत्मसम्मान का जो अधिकार है इसको लेना होगा। फिराक जलती चिता हो गई थी। तू चुप करती है कि नहीं, पूरण चिखा। पूरण की चीख में फिराक समझ गई पूरण को औलाद के नहीं पढ़ने पढ़ने की मनाही के सारे अधिकार। पूरण की पत्नी फिराक ये चाहती थी कि उसका जो बच्चा है पढ़े लिखे और एक आत्मसम्मान की जिंदगी जिए। जिस प्रकार से उसके पुरखे जीते रहे उस प्रकार की जिंदगी न जिए कि हमेशा झुक झुक के जीना और रोज रोज मरना। रोज रोज मरने से बढ़िया है कि एक ही दिन मर जाए। तो इसलिए वो इस आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए भी तैयार थी और वो चाहती थी कि हमारे लोग लड़े इस लड़ाई को। फिराक झेप कर चुप हो गई, लेकिन उसका बदन जलता रहा। उसका सीना इस कदर ऊपर नीचे हो रहा था मानो भीतर अंधड़ घुस आया है और अभी सीना फाड़ डालेगा। उसकी बगल में गेंदा की माँ खड़ी थी, उम्रदराज औरत थी। वो बोली, चुप कर तू पूरण, फिराक सच्ची कहती है। तुम तो अपने बाप दादाओं की तरह ढोर रहे, तुम्हारी औलादे भी ढोर रहेगी। अरे तुम काहे के आदमी, ढंग से बेरा का तन का ढक सको, पेट न भर सको, अपना हक न ले सको। अरे ये दब्बू आदमी के साथ रहने से तो रांडी बेरा भली, तुम लोगों के माथे कटवाओगी। पूरण बेबस होता चीखा। पटेल की पहनी पर धरे माथे की क्या आरती उतारे, ऐसा माथा कट जाए तो भला। फिराक भी अपने को और चुप न रख सकी। पूरन को कुछ नहीं सूझ रहा था, वह चुप रहा। मंगू, गेंदा व गंगू भी उसकी बातों से सहमत होकर उसके सुर मिला रहे थे। अभी तो ढोर कोठों में ही पड़े हैं और फिर आ सकते हैं, मंगू ने कहा। हम नहीं जाएंगे, गेंदा बोला। वे आएंगे तो वापस न जा सकेंगे, मंगू बोला और उसके सुर में भीड़ में भी अपनी आवाज मिलाई। मत घिसो, मुझे क्या पड़ी है, अब बेरा ही कहती है। पटेल की बहने पर तेरा माथा कट जाए तो भला फिर मैं क्यों माथा झुकाऊं। पूरन बड़बड़ाता टापरे से चला गया। सब पूरन के टापरे की ओर देखने लगे। वो थोड़ी देर बाद निकला। उसके पांव में वही पहनी थी जो ब्याह में उसने गढ़ी थी, जिसे पहनने पर पंचायत के सामने नाक रगड़ने और
गांव में झाड़ू लगाने की सजा भोगी थी। उसके हाथ में मरे ढोरों की खाल उतारने वाली एक 1.25 फीट की छुरी थी। उसने बैठकर धार करने वाला पत्थर दोनों पांवों में पकड़ा और उस छुरी घिस कर धार करता बोला, अब मेरा मुंह क्या देखते हो, जाओ टापरे में जो पूछो, लाठी हंसिया लेकर तैयार रहो, पटेलों के छोरे आते ही होंगे, और हाँ, उबाने पगे मत जाओ कोई, सब जूते पहन के जाना सबको। सांझ का सूरज पूरन के काले मुंह पर दमक रहा था और फिराक के सांवले गालों पर सुनहरी किरणें पटकी नाच रही थी। और कहानी यही समाप्त हो जाती है। देखिए, मैंने कहा ना कि आत्मसम्मान का विषय है, और आत्मसम्मान का जब विषय होता है तो उस आत्मसम्मान के विषय को पूरा करने के लिए आपको अपनी जान की बाजी भी लगानी होती तो लगानी पड़ती है। और आपको पता है कि समाज में परिवर्तन, अम्बेडकर साहब रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन रिफॉर्म कैसे होगा? उसके लिए आपको कहीं न कहीं तो प्रतिवाद करना ही होगा ना। तो ये प्रतिवाद इसलिए ज़रूरी है। तो ये सत्यनारायण पटेल की कहानी है, पनही यहीं खत्म होती है। और मैंने कहा ना कि पटेल का जन्म लोहार पिपलिया, जो शिप्रा देवास मध्य प्रदेश में, वहाँ जन्म हुआ था इनका। और इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? भेम का भेरू मांगता कुल्हाड़ी ईमान, लाल छींट वाली लुगड़ी का सपना, काफिर बीजू का उर्फ इबलिस, और उपन्यास गांव भीतर गांव है। ठीक है। और सत्यनारायण पटेल की और भी कहानी आप पढ़ सकते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, उसकी बहुत बहुत बधाई आपको उनको। और इसी तरह से पूरा कहानी सुनिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जो जाति व्यवस्था है उसको किस तरह से खत्म किया जाए। और जिस अनटचेबिलिटी की बात बार बार की जाती रही है, वो जब तक हम पूरी तरह से उसका खात्मा नहीं कर देते, तब तक समाज एक बेहतर संसार की तरफ बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। और इसका हमें समाधान खोजने की आवश्यकता है। इसको हम किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पटेल सिर्फ जाति के सवाल को ही नहीं उठाते हैं, और उनकी बाकी कहानियों में बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहाँ वो पूरण के माध्यम से, पनही के माध्यम से, देखिए पनही यानी जूती होती है, मैंने कहा ना कि मतलब जूती की क्या औकात है, जूते पैर में रहती है। लेकिन समाज का वो तबका जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, महान समझता है, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो लोग इस प्रकार की जूती क्यों पहन रहे हैं, उनको आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार क्यों दिया है। बस यही सारी लड़ाई का केंद्र है, और यही समस्या का समाधान भी है। तो इस का समाधान संविधान में है, कानून में है, व्यवस्था में है, जो आप सभी को इक्वल करता है, बराबर करता है। तो इसीलिए समाजशास्त्र को समझने की आवश्यकता है। और अगर समाजशास्त्र को समझेंगे तो वास्तविक जो समाज की स्थिति है, हम उसका अंदाज भी लगा सकते हैं।